Good morning students. Once again welcome to my YouTube channel Pharmacology with प्रशांत शर्मा. स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोएसे की बात की थी, आज हम उसके आगे बात करेंगे बायोएसेज के प्रिंसिपल. मैंने आपको बताया था कि हम इस बायोएसे को बहुत ही टॉपिक वाइज और इजी गोइंग कंडीशंस में पढ़ेंगे. सबसे बड़ी खास बात है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है. तो आज हम बात करेंगे बायोएसे के प्रिंसिपल, जो कि दिए हैं बर्न एंड डेल ने. और इन प्रिंसिपल्स का मेन यूज़ क्या है कि ये हेल्पफुल है टू ऑब्टेन द वैलिड रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट्स चाहिए उन रिजल्ट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, इसलिए इन प्रिंसिपल्स या इन सिद्धांतों को हम यूज़ करते हैं बायोएसेज में. सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है, उस बेसिक प्रिंसिपल में हम करते क्या हैं कि देखिए, एक हमारा जो टेस्ट सब्सटेंस होता है या टेस्ट प्रिपरेशन जो होती है, उसको हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ में, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो कि हमें बाकायदा मेंशन्ड है फार्माकोपियाज में या कहीं पे भी अगर मेंशन्ड है, उस स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, उस प्रिपरेशन के साथ में जो है हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं. और क्या कंपेयर करते हैं? इट एस्टिमेट आउट हाउ मच टेस्ट सब्सटेंस इज नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट एज स्टैंडर्ड. यानी कितना टेस्ट सब्सटेंस हमें जरूरत है या आवश्यकता है पड़ेगी वो सेम डिजायर्ड रिजल्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो हमें स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से मिल रहा है. तो हम करते क्या, इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या इन्वॉल्व है? कंपेयर द टेस्ट सब्सटेंस विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन टू estimates how much test substance is needed to produce same result as standard. यानी कितना टेस्ट आवश्यकता होगी स्टैंडर्ड के बराबर रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच में कंपैरिजन करेंगे. ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है आपका बायोएसे को करने का. अब बायोएसे जो है वो आपका जब किया जाता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है एज अ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग. Biological response produced by the active principle to be measured in the bioassay should same in all species. यानी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एक्टिव प्रिंसिपल्स में, वो भी मेजर्ड किया जा रहा है बायोएसे से, वो सेम रहना चाहिए इन ऑल स्पीसीज. यानी ऐसा है कि जैसे मान लो कि हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझें कि अगर पैरासीटामोल का मान लो हम इफेक्ट देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, जबकि बायोएसे हम जानते हैं कि इंसुलिन वगैरह से ऊपर किया जाता है, ठीक है. या इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन के अंदर अगर हम बायोएसे अगर कर रहे हैं तो इंसुलिन का जो रिजल्ट है, बायोएसेज का जो रिजल्ट है, अगर हम उसे कंपेयर करें जब अलग स्पीसीज के अंदर, तो वो सभी स्पीसीज के अंदर जो है सेम लगभग रहना चाहिए, ठीक है. इसके अलावा द मैकेनिज्म एक्शन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड शुड बी सेम सो दैट द लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व आर पैरेलल एंड लॉग रिस्पॉन्स पोटेंसी कैन बी इजीली मेजर्ड. यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम इसका मैकेनिज्म एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है टेस्ट और स्टैंडर्ड का लगभग सेम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब हम लॉग डोज और रेस्पॉन्स के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए, जो कि हम इजीली मेजर्ड कर सके कि भाई ये टेस्ट की डोज है, स्टैंडर्ड की डोज है, स्टैंडर्ड से इतना मिल रहा है, टेस्ट से इतना मिल रहा है, वो कंपेरिजन स्टडीज हम इजीली कर सकें. इसलिए ये जो आपका मैकेनिज्म एक्शन है फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ टेस्ट एंड सॉल्यूशन जो है, स्टैंडर्ड जो है वो सेम रहना चाहिए. Specific and well-established pharmacological effects should be used for the comparative study for test and standard by mean of specific pharmacological action. यानी कि ये है कि आपका स्पेसिफिक और वेल एस्टेब्लिश्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आपका क्या करना चाहिए, इसमें यूज होना चाहिए, और कंपेरिजिंग स्टडी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि हम टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच में स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देख सकें. मेथड शुड बी रिलायबल, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव एंड रिप्रोडक्टिबल. यानी आपका मेथड जो है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है. उसके अलावा सेंसिटिव होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं हो कि जानवर उसको यूज़ करने से जानवर का सैक्रिफिकेशन हो गया और उसके बाद में वापस यूज़ नहीं कर सके, तो इस तरीके से प्रोडक्ट होना चाहिए. एनिमल ऑफ सेम स्पीसीज एंड सेक्स शुड बी यूज. यानी कि एनिमल ऑफ सेम स्पीसीज जब अपन ये करेंगे बायोएसे, मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि अगर माइस यूज़ कर रहे हैं तो हमें माइस ही यूज़ करने हैं सारे, ठीक है. ऐसा नहीं हो कि हमने एक स्टैंडर्ड को माइस पे कर दिया और टेस्ट को रैट पे कर दिया या अलग किसी स्पीसी पे कर दिया, गिनी पिग पे कर दिया, तो स्टैंडर्ड हमारे और टेस्ट के रिजल्ट्स दोनों वेरी कर जाएंगे. तो जो हमारा आपका जो है एनिमल है वो सेम स्पीसीज होना चाहिए, सेम सेक्स. कई बार क्या होता है कि हमने मेल सेक्स और या फीमेल सेक्स एनिमल्स जो है लिए हैं, तो वो भी
मेल लिए हैं तो मेल चाहिए, फीमेल लिए तो फीमेल चाहिए। क्यों? क्योंकि डोज अलग अलग हो जाती है, वेट के अकॉर्डिंग डोज अलग अलग हो जाती है। तो उस हिसाब से हमें सेम स्पीसीज एंड सेम सेक्स शुड बी यूज एंड आइसोलेट प्रिपरेशन यूज इन बायोएसे शुड बी सेंसिटिव एंड एरर बायोलॉजिकल वेरिएशन शुड बी मिनिमाइज। यानी हमने बात करी है कि आइसोलेटेड प्रिपरेशन शुड बी यूज इन बायोएसे शुड बी सेंसिटिव। मैंने आपको जैसे बताया था कि लास्ट टाइम की बायोएसे हम करते हैं तो फ्रॉग की रेक्टस एब्डोमेन मसल्स का मैंने निकाल के आपको बताया था। जो भी हम मसल्स, इलियम कुछ भी यूज कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि वो अगर हम आइसोलेट प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने बॉडी में से उसको अलग कर लिया है। अब हमने उसको पूरा बॉडी का जैसा टेम्परेचर, जैसा मतलब पीएसए सॉल्यूशन जैसा भी हमें मेंटेन करना है, सेम कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं हम ऑर्गन बाथ के अंदर। अब वो जो हम कर रहे हैं उसमें आपकी जो मसल्स, इलियम जो भी यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रिपरेशन, वो सेंसिटिव होनी चाहिए पहली चीज। एंड बायोलॉजिकल वेरिएशन शुड बी मिनिमाइज्ड, और बायोलॉजिकल वेरिएशन जो है आपके वो मिनिमाइज्ड होने चाहिए। तो ये यार आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें ध्यान रख के जो है आपको ये बायोएसे जो है परफॉर्म करना चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन क्या है, इन बायोएसेस को करने का एप्लीकेशन क्या है? बायोएसे यूज फॉर द स्क्रीनिंग द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ न्यू एंड केमिकली अनडिफाइंड सब्सटेंसेस। मैंने आपको जैसा बताया था कि ऐसे केमिकली किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नए सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे डिफाइंड अनडिफाइंड सब्सटेंसेस जिनका केमिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है, उनको हम जो है बायोएसे से करते हैं। दूसरा, टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ नॉन सब्सटेंस ऑन टिश्यू। अब कोई नॉन सब्सटेंस है, उस नॉन सब्सटेंस की टिश्यू के ऊपर कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है, कितनी पोटेंसी वो जो है दे रहा है टिश्यू उस सब्सटेंस के अगेंस्ट में, वो हम जो है मतलब कि इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो इसको हम मेजर करते हैं कि कितने कॉन्सेंट्रेशन पे कितनी पोटेंसी जो है नॉन सब्सटेंस का टिश्यू जो है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, टू एस्टिमेट आउट द ED50 एंड LD50 ऑफ द ड्रग। ये भी चीज़ हमें फाइंड आउट करने में बायोएसे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है कि ED50 इफेक्टिव डोज ऑफ 50 कितने पे हमारा ड्रग रेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, 50% ऑफ एनिमल्स, जैसा आप जानते हैं। लीथल डोज 50, कितने एनिमल्स, कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे 50% ऑफ एनिमल जो है उनकी डेथ हो जाएगी। तो ED50 LD50 को निकालने में भी बायोएसे काफ़ी हेल्पफुल होता है। द बायोलॉजिकल सब्सटेंस स्टैंडर्डेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ओरिजिन। मैंने आपको बताया था कि बायोएसे जनरली नेचुरल ओरिजिन ऑफ ड्रग, जिनको हमें सिंथेटिकली बनाना संभव नहीं है, उनके लिए बायोएसेस किए जाते हैं। जैसे इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, हिपेरिन, आपको मालूम है ये सब बॉडी में बनते हैं, इनको नेचुरली परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो है आपकी बायोलॉजिकल ऐसे किया जाता है। बायोएसे आर इंडिकेटेड फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। किन किन कैटेगरी ऑफ ड्रग के अंदर जो है बायोएसे फॉलो किया जाता है? अननोन केमिकल कंपाउंड। सबसे पहले अगर अननोन केमिकल कंपाउंड है तो उसको हम बायोएसे के द्वारा जो है फाइंड आउट करेंगे। ड्रग विच केमिकल ऐसे आर इनसेंसिटिव, जैसे एड्रेलिन एग्जांपल लिया है, जिनका केमिकल ऐसे जो है वो इनसेंसिटिव है, सेंसिटिव नहीं है, वो यूज नहीं किया जा सकता है। ड्रग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बट डिफरेंट केमिकल सोर्स, डिजिटेलिस। आपने CHF पढ़ा, डिजिटेलिस। डिजिटेलिस आपको मालूम है कि अलग अलग प्लांट से मिलता है, डिजिटेलिस पर्पूरिया, डिजिटेलिस लनाटा। ठीक है, तो लेकिन जो उससे मिलने वाला डिजिटेलिस है, चाहे वो अलग अलग सोर्स हैं, उसके बावजूद उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सेम होती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को भी हम बायोएसे से फाइंड आउट करते हैं। ड्रग नॉट हैविंग द एडुकेट केमिकल ऐसे। अब इंसुलिन, जैसे इंसुलिन का एडिकेट केमिकल ऐसे नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, तो वैसों को हम बायोएसे से फाइंड आउट करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन विथ डिफिकल्ट टू आइसोलेट। कुछ पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जिनको डिफिकल्ट है आइसोलेट करना, उनको हम बायोलॉजिकल ऐसे के द्वारा जो है फाइंड आउट करते हैं। एंड ड्रग हैविंग द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विच हैविंग द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। आपने देखा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में कितना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। ठीक है, ADH वगैरह कई ग्रोथ हार्मोन, कई चीज़ें जो है उसके अंदर जो है मिली हुई होती हैं। तो उस कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल ऐसे करते हैं। तो ये हमारा था बायोएसे के प्रिंसिपल्स, जिनको हम क्या क्या फॉलो करते हैं और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम बायोएसे को करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक जिसको आपको समझने में हेल्प मिली होगी। पहले हमने पढ़ा था बायोएसे का इंट्रोडक्शन, आज हमने बात की है बायोएसे के प्रिंसिपल्स की। आगे हम बात करेंगे कि किस किस तरीके से बायोएसे परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं बायोएसे के। थैंक यू। आपको अगर मेरा ये टॉपिक समझ में आया, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। थैंक यू।